निमोनिया, है ना, या तो न्यूमोनाइटिस। निमोनिया को अपन और क्या बोलते हैं, न्यूमोनाइटिस। ठीक, इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस कि निमोनिया हो कैसा रहा है, उसके क्लासिफिकेशन। इसमें आपको क्लासिफिकेशन में इसके मेन 3 क्लासिफिकेशन है, एंड 3 क्लासिफिकेशन के बाद इनका सब क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, फिर क्या है, क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम, फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। तो अपने को निमोनिया के अंदर ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है क्या, इंट्रोडक्शन कि निमोनिया है क्या। निमोनिया की बात करो तो पहली चीज ये क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्या, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ये अभी रिसेंट में हुआ, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और क्रॉनिक अगर वो बैक्टीरिया परसिस्टेंट है, इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, तो ये उसको अपन बोल देते हैं क्या, क्रॉनिक। तो ये क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन है। पल्मोनरी का मतलब तो जानते हो, पल्मोनरी मतलब लंग्स, मतलब ये कहाँ की डिसीज है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, है ना, जिसमें अपना ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, है ना, और लंग, कुल मिला के लंग्स पैरेन्काइमा। ठीक, ये अपने को एक, तो अपना जो निमोनिया है वो क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन है। ठीक, जो कि अपने को ये ऑल एजेस में देखने मिलता है, बच्चों में भी देखने मिलता है, देखा होगा कई बार जो बच्चे कुछ महीने के होते हैं, है ना, और कुछ साल के होते हैं, उनमें भी निमोनिया देखने मिलता है। बोला जाता है कि बच्चे को निमोनिया हो गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बैक्टीरियल या वायरल, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसका क्या, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ठीक, उसकी वजह से कॉज होता है क्या, निमोनिया। तो ये बच्चों में हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है, इसलिए निमोनिया को बोला गया क्या, कि ये ऑल एजेस ग्रुप में होता है। ठीक है, क्या, तो इसमें लिख सकते हो कॉमन एट ऑल एजेस एंड फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डेथ। कई बार सुना होगा कि निमोनिया की वजह से डेथ भी हो जाती है ना। ठीक, फिर जो कि इसको कॉज करने वाले जनरली क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है एक ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी रेप्लिकेट होता है, इसकी रेप्लिकेशन होने की पावर बहुत काफी तेज है, एक सिंपलेस्ट यूनिट है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, डेफिनेशन। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा अपन ने, इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि ये क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन है, जो कि ऑल एजेस ग्रुप में देखने मिल रही है, चिल्ड्रंस में भी देखने मिल रहा है और अडल्ट में भी देखने मिल रहा है, जो कि इसका जनरली मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, और सॉरी बैक्टीरिया, वायरस एंड माइकोप्लाज्म, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का यूनिट है। ठीक, फिर इसके बाद आता है क्या, इंट्रोडक्शन सॉरी डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन क्या है, ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंडीशन है। ठीक है, लंग पेरेन्काइमा टू द डिस्टल, इस पे लिख सकते हो, इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब देखो इस पे एक वर्ड है, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक, वो चीज समझो कि डिस्टल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या है। ये अपना ट्रेकिया हुआ, ठीक, ट्रेकिया का लंग्स, ठीक है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक, अब ये जो अपना ट्रेकिया, जो प्राइमरी ट्रेकिया है, बाइफर्केशन हुआ उसका, और बनी बात है, राइट लंग के पास 3 लोब है और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब है ना। अभी एक साइड पे देखो, तो अब सीधे सीधे अपन आते हैं किस पे,
जो लंग पैरेन्काइमा इसने बोला है ना, क्योंकि इसके भी है ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, या ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, फिर टर्सरी जो कि राइट लंग में 10 होते हैं और लेफ्ट लंग में 8 होते हैं, जिनको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और फिर उन ब्रोंक्यूल्स को अपन किस नाम जानते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। किस नाम जानते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक, तो मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको बाइफरकेट करो यहीं से, और ये हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे चल के बाइफरकेट हुआ और अब फॉर्म कर रहा है क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये क्या हो गया? ये लो, ये हो गया तुम्हारा क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक, अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे चल के फिर बाइफरकेट होगा, थोड़ा सा और जगह, ठीक, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे चल के फिर बाइफरकेट हुआ और फॉर्म किया क्या? एल्वियोलर डक्ट। क्या? एल्वियोलर डक्ट। तो ये क्या हो गई अपनी? एल्वियोलर डक्ट। ठीक, एल्वियोलर डक्ट के बाद ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एल्वियोलर सैक। क्या? एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक जानते हो ना अपन? एल्वियोलर सैक किसको बोलते हैं? ये लो, ये क्या हो गया? एल्वियोलर सैक। मतलब ये तो ऐसे समझ लो, जब एल्वियोलाई बंचेस में होती हैं, है ना, ये क्या हो गया? एल्वियोलर सैक। वहीं अगर इसके कट सेक्शन पे करोगे तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर खाली मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम। और ये क्या है? एक सिंगल यूनिट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ठीक, तो एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक में क्या हुआ? यहां पे अपने को क्या मिला? मतलब बहुत सारे एल्वियोलाई देखने मिल रहे हैं। क्या? बहुत सारे एल्वियोलाई देखने मिल रहे हैं। और साथ में फिर क्या बोलो इसको? एक सिंगल एल्वियोलाई, एक सिंगल एल्वियोलाई। तो याद रखना, जो तुम्हारी लंग पैरेन्काइमा है, क्या? लंग पैरेन्काइमा, जो कि इसने बोला क्या? डिस्टल टू टर्मिनल। डेफिनेशन में इसने क्या बोला कि एक्यूट इन्फ्लामेशन, हाँ, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देखो ध्यान से कि अपन ने रेस्पिरेटरी प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, और अपन टर्सरी को फिर नाम चेंज हुआ कब? जब उसको ग्रुप में बोल रहे हो, है ना। राइट लंग में 10 जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर बाइफरकेट हुआ और क्या फॉर्म कर रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो ये जो तुमको ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन सा कलर? ऑरेंज। यहां से चालू होता है तुम्हारा क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, है ना, जो कि इंड पोर्शन है किसका? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बाइफरकेट हुआ और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हुआ। देन फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, मतलब जिसको तुम स्कूल में पढ़ोगे अंगूर के गुच्छे के समान संरचना, है ना। तो ये क्या हो गया? एल्वियोलर सैक। और फिर क्या हो गया? एक सिंगल एल्वियोलाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये कहलाता है क्या? लंग पैरेन्काइमा। ये कहलाता है क्या? लंग पैरेन्काइमा, जो कि तुम समझ सकते हो। इसको अपन रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोलते हैं, इसको अपन रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से आ रही है। गैसीय सेक्शन किसके किसके बीच होता है? एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, है ना, इनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोलते हैं, जो कि क्या है? लंग पैरेन्काइमा। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन टू द लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
मतलब डिस्टल मतलब चीज कहां से ले रही है, लास्ट पोर्शन से, कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक, नीचे से चीज रिटर्न गई है पर अपन ने यहां से चीज को यहां लाया है ना। मतलब प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, अपन कहां से कहां है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आए हैं। और इसने डेफिनेशन में क्या बोला है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, मतलब डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टू डिस्टल, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद जो अपने को इसमें देखने क्या मिलेगा, निमोनिया में अपने को देखने क्या मिलेगा, इसमें कंसोलिडेशन इन सीन निमोनिया, मतलब जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो कैसा हो जाएगा, कंसोलिडेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन। इसका मीनिंग क्या है, सॉलिडिफिकेशन मतलब चीज कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। बनी बात है। अब ये क्या था, अपन इसको क्या बोला था, रिस्पायरेटरी यूनिट बोला था। क्या बोला था, रिस्पायरेटरी यूनिट बोला था। अगर यहाँ पे कंसोलिडिफिकेशन हो रहा है ना, कंसोलिडिफिकेशन हो रहा है या सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो सॉरी कंसोलिडेशन हो रहा है या सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, जिसको अपन जिसकी मीनिंग है, तो ये क्या यहाँ पे रिस्पायरेटरी यूनिट रहेगी। फिर क्या ये रिस्पायरेटरी यूनिट रहेगी, क्या यहाँ पे फिर गैसियस एक्सचेंज होगा, नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रक्चर है, जो कि एल्वियोलाई को कैसी होनी थी, नॉर्मल होनी थी, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे सिक्रीशन हुआ और जितनी भी चीजें हैं वो आकर क्या होगी, एक्सुडेट जितने भी हैं वो जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ठीक, जिसकी वजह से जो यूनिट है वो भी क्या होगी, और फिर क्या होगा, सिम्टम में तुमको क्या मिलेंगे, बन नहीं पाते, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को, साउंड अजीब से आने लगते हैं, क्रेपिटेशन साउंड आने लगते हैं। जब अगर स्टैथो लगा के सुनोगे, वीजिंग साउंड, क्रेपिटेशन साउंड, तुमको क्रेपिटेशन जनरली देखने मिलता है निमोनिया केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे लंग्स में प्रॉपर तरीके से एयर नहीं भर रही है। क्यों, क्योंकि जहां पे एयर भरनी थी वो जगह कैसी हो चुकी है, सॉलिड हो चुकी है। ठीक है, तो इसपे कंसोलिडेशन सीन इन निमोनिया, मतलब निमोनिया में अपने को क्या देखने मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद ये क्या था, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा, इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन लंग्स टू द लंग्स पैरेन्काइमा डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब इसकी इटियोलॉजी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या क्या, सॉरी लंग पैरेन्काइमा में कितनी चीजें थी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी डक्ट जिसको अपन रिस्पायरेटरी यूनिट बोलते हैं ना, चीज कहां से चालू होती है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ये चारों चीजें क्या है, लंग पैरेन्काइमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी यूनिट। मतलब अगर सांस लेने की यूनिट है, यही अगर खत्म हो जाएगी तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, भले तुम्हारी सांस यहां तक आ जाए, मतलब तुम्हारी ऑक्सीजन जो है यहां तक पहुंच तो जाएगी, पर जहां पे एक्सचेंज होना है वो चीज है ही नहीं, तो कहां पे कुछ होगा, है ना। चलो, क्योंकि ये जो सेल्स है यहाँ पे कौन कौन से सेल है, एक एल्वियोलाई में कौन कौन सेल प्रेजेंट है, दो सेल है ना, कौन कौन सी, स्क्वेमस सेल एंड क्यूबॉइडल सेल। जो स्क्वेमस सेल है उसको अपन बोलते हैं न्यूमोसाइट टाइप 1, और जो क्यूबॉइडल सेल है उसको अपन बोलते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2। देख सकते हो, न्यूमोसाइट मतलब सेल का नाम ही क्या है, न्यूमोसाइट, है ना। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, निमोनिया, मानी बात है, निमोनिया एंड न्यूमोसाइट। और एक एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है, मान लो इटियोलॉजी पे आते हैं अपन अभी, ये तुम्हारी क्या हो गई, एक एल्वियोलाई हो गई। ठीक, एल्वियोलाई में ये कौन सेल हो गई, स्क्वैमस सेल, है ना, जहां पे इसका नाम क्या है, न्यूमोसाइट टाइप 1। क्या नाम है इसका, न्यूमोसाइट टाइप 1। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी सेल कौन सी है, क्यूबॉइडल सेल। दूसरी सेल कौन सी है, क्यूबॉइडल सेल। ये कौन सेल हो गई, क्यूबॉइडल सेल। और ये कौन सेल हो गई,
स्क्वैमस सेल। ये सेल का नाम क्या है? न्यूमोसाइट टाइप 1, एंड इसका नाम क्या है? न्यूमोसाइट टाइप 2। ठीक, ये न्यूमोसाइट टाइप 2 एल्वियोलाई का सर्फेक्टेंट मेंटेन करती है। अपन पढ़ेंगे सर्फेक्टेंट, जो अंदर का स्ट्रक्चर जो उसके ल्यूमन को मेंटेन करके रखती है ना, जिससे वो लंग्स को चिपकने से, एल्वियोलाई को चिपकने से बचाती है। इसको हम बोलते हैं क्या? सर्फेक्टेंट। ठीक, और जो दूसरा है एल्वियोलाई, जो कि 95% सेल, 95% सेल बनी हुई है किसकी? न्यूमोसाइट टाइप 1 की, और 5% बना हुआ स्ट्रक्चर किसका? न्यूमोसाइट टाइप 2, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सर्फेक्टेंट मेंटेन करने के लिए। और जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए, O2 CO2 को एक्सचेंज करने के लिए, O2 कैरी करने के लिए और CO2 को बाहर करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी क्या? न्यूमोसाइट टाइप 1। और सर्फेक्टेंट मतलब ताकि लंग्स जो है वो क्या ना हो, सॉरी एल्वियोलाई जो है वो क्या ना हो, चिपके नहीं, वो मेंटेन, जिसको अपन बोलते हैं सर्फेक्टेंट मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम्हारी न्यूमोसाइट टाइप 2। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आती है सर्फेक्टेंट। ठीक, मतलब लंग्स के ल्यूमन को क्या करती है? एल्वियोलाई के ल्यूमन को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है, न्यूमोसाइट टाइप 2। ठीक, चलें, जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है, क्योंकि कैसी है? एक खाली जगह है, खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम, है ना? ये क्या है? एक खाली जगह है जहां पे क्या होती है? एयर आकर स्टोर होती है ना? फिर इनके बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, किसके किसके बीच में? एंडोथेलियम और अपनी न्यूमोसाइट टाइप 1 एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना? चलो इसके बाद आता है क्या? इटियोलॉजी। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बात है किसकी? इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कॉज अपन ने देखा क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोप्लाज्म, एस्पिरेशन ऑफ फूड, एस्पिरेशन ऑफ फूड, वोमिटस, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक कॉस्मेटिक केमिकल, स्मोक, डस्ट, गैसेस, इन्फ्लुएंजा। ये मोस्ट कॉमन है। इसपे आप इसको इटियोलॉजी को शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इटियोलॉजी को 4 शब्दों में भी लिख सकते हो। पहला क्या है? इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कोई भी चीज तुम इनहेल कर रहे हो। अब इसमें इनहेल में क्या है? बैक्टीरिया, वायरस सबका इन्वॉल्वमेंट है, गैस का भी इन्वॉल्वमेंट है, डस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अपन ने अलग अलग देखा। पर इनहेलेशन में क्या है? ये सब इकट्ठा है। दूसरा क्या है? एस्पिरेशन। दूसरा क्या है? एस्पिरेट करना। एस्पिरेट करना मतलब जैसे कुछ भी क्या हो, तुमने कुछ खाया और चीज कहां चली गई? लंग्स में चली गई, है ना? और दूसरा क्या? वोमिटिंग के थ्रू चीज कहां चली गई? वोमिट किया, चीज कहां जा सकती है? लंग्स में जा सकती है। ठीक, फिर आता है तुम्हारा क्या? और साथ में अगर बंदा वेंटिलेटर में भी है या तो ट्रेकिस्टोमी हो रहा है, तो उस टाइम पे भी इंफेक्शन कॉज हो सकता है, निमोनिया कॉज हो सकता है। वो एक हॉस्पिटलाइज्ड उसमें आ जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड एक्वायर्ड उसके टाइप्स में। ठीक है, फिर अगला है तुम्हारा हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस स्प्रेड, हिमेटोजिनस स्प्रेड में क्या आएगा? मतलब इंफेक्शन जो है बॉडी के किसी अनदर पार्ट में, मतलब फोकस कहीं और डेवलप हुआ है, पर ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया कहां पहुंच गया है? लंग्स में। ब्लड के थ्रू इंफेक्शन कहां पहुंच गया है? लंग्स में, जो कि कॉज कर रहा है क्या? निमोनिया। इसको अपन बोलते हैं क्या? हिमेटोजिनस स्प्रेड। फिर चौथा आता है क्या? डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड, इसमें क्या है कि जो पार्ट है इंफेक्टेड पार्ट है, अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? लंग्स से, है ना? कनेक्ट मतलब एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन से में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डायरेक्टली इंफेक्शन कॉज करना, कनेक्ट के द्वारा, एडजॉइनिंग साइट ऑफ इंफेक्शन।
या तो मान लो ये लंग से इसी पार्ट में हो गया, इस लंग से दूसरे लंग्स में हो गया, ठीक, और या तो तुम्हारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जुड़ने की वजह से ये चीज क्या हो रही है, डायरेक्ट स्प्रेड हो रही है एक साइड से दूसरे साइड में, इसी को बोलते हैं अपन एडजॉइनिंग साइट ऑफ इन्फेक्शन, या हाँ एडजॉइनिंग साइट ऑफ इन्फेक्शन, किसको, डायरेक्ट स्प्रेड को। ठीक है, तो इसके एटियोलॉजी में कितनी चीजें थी, मेन 4 चीजें, इस 4 चीज में तुम सब चीजें रख सकते हो। पहला क्या, इनहेलेशन, दूसरा क्या, एस्पिरेशन, तीसरा हिमेटोजिनस स्प्रेड, चौथा क्या, डायरेक्ट स्प्रेड। ठीक है, ये 4 चीजें, इसमें 4 चीजें में जो अपन ने देखा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोप्लाज्म और तुम्हारा एस्पिरेशन, फूड ऑफ, है ना, एस्पिरेट करने फूड को, जितने भी चीज थे, अब तुम इसको इसमें अलग भी लिख सकते हो और एक 4 शब्दों में इजी फॉर्म में भी ये लिख सकते हो, तो इसमें पूरी चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, इटियोलॉजी अपन ने देख ली। ठीक, अब जो अपना लंग्स है, जो अपना लंग्स है, पहली चीज तो कैसा होता है, जो नॉर्मल लंग्स होते हैं ये फ्री होते हैं किससे, इन्फेक्शन से। यहां पे इन्फेक्शन अपने को नहीं होता, लंग्स लंग्स जो है इन्फेक्शन फ्री होता है, क्योंकि जो सेल्स हैं अपने, जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, जो अपनी मोनोसाइट्स है ना, ये क्या करती है, ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम, इस पे स्पेशली जो सेल है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए ही है, इयोसिनोफिल, कौन सेल, इयोसिनोफिल, और इस पे तुमको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgE, है ना, IgE, ये रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और दूसरा कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा, इयोसिनोफिल। कभी भी देखा होगा रिस्पायरेटरी इंफेक्शन जब भी होता है तो तुम्हारे सीबीसी काउंट में WBC के अंदर इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ के आता है। मतलब चीज कहां की कौन से, मतलब इससे तुमको क्या पता चलता है कि इसको क्या है, रिस्पायरेटरी इंफेक्शन हुआ है। ठीक, तो लंग्स, नॉर्मल लंग्स इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, इसके पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया फ्री है। क्या है, बैक्टीरिया फ्री है, जो कि क्या है, जैसे कि पहला है इसके डिफेंस मैकेनिज्म में नेजोफेरिंक्स फिल्ट्रेटिंग एक्शन, नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन। नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन में क्या, तुम्हारी नोज फेरिंग्स, नोज है फेरिंग्स, फिल्ट्रेटिंग एक्शन मतलब चीज क्या करी, फिल्टर करने का काम करी। नोज में पता है बहुत सारे क्या है, हेयर फॉलिकल्स हैं, नोज में क्या है, बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, जो कि तुम चीज इनहेलेट कर रहे हो, मतलब इनहेलेशन कर रहे हो जब, तो वो डस्ट है या बैक्टीरिया है, वो कहां फंस सकता है, तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स में, है ना। नेजोफेरिंग्स, फेरेंजियल पार्ट में टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो पहला काम किसका हो गया, प्रोटेक्शन का, नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन। अगर कोई वायरस घुस रहा है, बैक्टीरिया घुस रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा। दूसरा क्या है, म्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ लोअर एयरवे, म्यूकोसिलियरी एक्शन। म्यूकोसिलियरी एक्शन अपन ने सेल पढ़ी थी, याद करो, अपन ने बेसिकली 3 सेल पढ़ी थी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, दूसरी क्लेरा सेल, और तीसरी गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। यहां पे इसने बोला है म्यूकोसिलियरी एक्शन ऑफ लोअर एयरवे, मतलब लोअर एयरवे कहां से हो गया तुम्हारा, रेस्पिरेटरी, सॉरी ट्रेकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी, ये जो लंग्स के अंदर चीज है, इसको अपन ये किसके अंदर रखा जाता है, तुम्हारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, यहां पे भी सेल प्रेजेंट है, अपन ने देखा था पूरे इस ट्रैक्ट में ये सेल प्रेजेंट होती है। तो जब इंफेक्शन इंटर करेगा तो बनी बात है, इनके सिक्रीशन इंक्रीज होंगे, है ना। तो मान लो जब सिक्रीशन, कभी कभी देखा होगा कफ निकलता है ना, तो उसमें कुछ चीजें, जैसे कि अगर तुम किसी डस्ट वाले पार्ट से गुजरे हो, डस्ट वाले एरिया से गुजरे हो, तो जब तुम कफ आता है तो कंकर टाइप का महसूस होता है माउथ पे, हाँ, है ना, क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल कहां इंटर हो गया, तुम्हारे लंग्स में, देन उसको क्या करिए बॉडी बाहर करने का, और वो किसके साथ मिक्स होता है, तुम्हारे म्यूकस के साथ।
तो म्यूकस सिलियरी एक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक, उन्होंने वर्क किया और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया, ठीक। पर अगर इन्फेक्शन कॉज हुआ तो ये चीज क्या हो जाएगी, इनका जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, वो अपन आगे पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो एक्शन है वो क्या है, फैगोसाइटोसिस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब चीज क्या हो रही है, फैगोसाइटोसिस, सेल इंगल्फिंग, जो वेस्ट जो मोनोसाइट वगैरह है, जो अपनी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है वो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करिए, फैगोसाइटोसिस। अगर कोई बैक्टीरिया इंटर हुआ है तो उसको क्या कर रही है, फैगोसाइट कर रही है, मतलब खाने का काम कर रही है, जिससे चीज क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है। तो ये तीन मैकेनिज्म, कितनी मैकेनिज्म, तीन मैकेनिज्म, जो कि तुम्हारे बॉडी को क्या कर रही है, बैक्टीरिया फ्री कर रही है, क्या कर रही है, बैक्टीरिया फ्री कर रही है। कौन कौन सी, पहले तो नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन, दूसरा क्या है तुम्हारा म्यूकोसिलियरी एक्शन, तीसरा क्या है फैगोसाइटोसिस एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस मतलब जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी क्या, जो कि सेल अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को, एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और मान लो अगर ये तीनों सिस्टम जो अभी तुमने पढ़े है ना, कौन कौन सा, नेजोफेरेंजियल, दूसरा म्यूकोसिलियरी और तीसरा फैगोसाइटोसिस, है ना, वो मैक्रोफेजेस और इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर ये अपने काम करने में फेल्योर हो गए, है ना, तो फेल्योर ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस करने का काम कर रही है, फेल्योर ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर। और प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर क्या है, तुम्हारे इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो कि अपन ने देखिए, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि कॉज कर रहा है क्या, निमोनिया। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये फंक्शन अगर अल्टर हो रहे हैं, इसके नॉर्मल फंक्शन अगर अल्टर हो रहे हैं, अपने काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, किसकी वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, तो ये कॉज हो जाएगा अपना निमोनिया, ठीक। चलो अब बात आती है किसकी, पैथोजेनेसिस की।